हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 24 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। तो गाइस 2 दिन से मैं एक भी वीडियो नहीं लेके आई हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इंडिया अपोजेस द बाइंडिंग पैक्ट ऑन द ओपन सर्विसेज ट्रेड एट WTO। तो गाइस अभी हमने कुछ दिन पहले ये बात करी थी कि किस तरह से इंडिया क्या कर रही है, इस बाइंडिंग पैक्ट को अपोज कर रही है। तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऐसा क्या है पैक्ट में जो इंडिया अपोज कर रही है। देखो सबसे पहले क्या है, जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो बोल रही हैं ताकि हम क्लाइमेट चेंज के गोल्स को एड्रेस कर सकें, या फिर कोविड-19 की वजह से जो पूरी ग्लोबली जो हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है, उन सब को एड्रेस कर सके। तो जैसे कुछ कंट्रीज़ है जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मेक्सिको, वो बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो एनवायरनमेंट रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनमें जो ट्रेड होता है उसको हमें क्या करना चाहिए और लिबरल बनाना चाहिए। अब आप किसी भी सर्विसेज को लिबरल कैसे बनाओगे, जब आप क्या करोगे, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपनी अपनी इकोनॉमीज को ओपन करेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मेक्सिको है, ये क्या कह रही है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट रिलेटेड सर्विसेज ट्रेड को ज़्यादा अफोर्डेबल बना सके। तो हमें क्या करना चाहिए, जो WTO मेंबर्स में जो कंट्रीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने जो बॉर्डर्स हैं उन्हें ओपन करना चाहिए। अभी क्या है, इंडिया ने इसको क्या किया, अपोज किया। इंडिया ने बोला है कि अंडर द जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कुछ सेक्टर्स में क्या है, अपने आप को क्या कर सकती हैं, अपनी चॉइस बना सकती हैं कि उनकी मर्जी है कि वो ओपन करें या ना करें। देखो गाइस, आपको पता है ट्रेड दो तरह से होता है, एक गुड्स में होता है, एक सर्विसेज में होता है। जो गुड्स में होता है ट्रेड, वो जैसे आपका कोई भी लाइक फ्यूल हो गया, ठीक है, या फिर सोना हो गया, तो ये सब गुड्स का ट्रेड होता है। सर्विसेज में ट्रेड होता है, इसका आंसर है जैसे IT में आपका सर्विसेज क्या हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, BPO हो गया, तो ये सब क्या है, या फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये सब क्या है, इट इज़ ट्रेड इन सर्विसेज। तो इसमें यही बात बताइए कि जो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसको हम अफोर्डेबल बना सके, तो हमने क्या करना है, इसको लिबरलाइज करना है। तो इसमें क्या इंडिया ने अपोज किया है। अब इंडिया ने क्यों अपोज किया, इंडिया ने बोला कि जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड ऑन सर्विसेज है, उसके अंडर क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज है। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड है कि अपने कुछ सेक्टर्स को वो क्या कर सकती है, ओपन कर सकती हैं, या फिर अपने कुछ सेक्टर्स को वो लिबरलाइज कर सकती हैं, और अगर उसका मन है कि वो मार्केट असेस करना चाहती है तो वो कर सकती है। ठीक है, इंडिया ने ये भी बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, जो मोड 4 है उस पर अपने डिस्कशंस को स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको रियली, अगर आप चाहते हो कि हमें क्या करना चाहिए, सर्विसेज में ट्रेड को अफोर्डेबल बनाना है। देखो गाइस, WTO में क्या है, 4 तरह के जो मोड होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रेड होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो मोड 1 में क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज का ट्रेड होता है। मोड 2 में क्या होता है, कंजप्शन होता है अब्रॉड में। मोड 3 में क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर कैपिटल का फ्लो होता है। और मोड 4 में क्या है, क्रॉस बॉर्डर लेबर मूवमेंट, मतलब कि लोगों का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इंडिया का कहना है कि अगर आपको सच में ट्रेड को क्या करना है, लिबरलाइज बनाना है, तो आपको मोड 4 की तरफ क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब हम जरा ये पढ़ लेते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज आया क्या था। देखो ये सबसे पहला मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है जो क्या कवर करता है, ट्रेड इन सर्विसेज। सिमिलर, इसका सेम ऑब्जेक्टिव वही है जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है। ठीक है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज ये आया कब था, देखो सबसे पहले आपको बता दूं, देखो गाइस आपको पता है जब हमारा मतलब कि WTO था, इससे पहले क्या था, ये एक जनरल एग्रीमेंट ही था। ठीक है, तो इसको निगोशिएट किया गया था, कब किया गया था, उरुग्वे राउंड में निगोशिएट किया गया था, और ये फोर्स में कब आया था, 1995 में। ठीक है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज है क्या, एक तरह का ये रूल्स बुक है, फ्रेमवर्क है, जो गवर्न करता है कि आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो सर्विसेज में, एक मैकेनिज्म सेट कर सकते हो किस तरह से जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी कमिटमेंट्स बना सकती हैं फॉर टू लिबरलाइज ट्रेड इन सर्विसेज एंड प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग, हो रहा है किसी कंट्री में डिस्प्यूट्स होता है तो उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, करंटली जो WTO मेंबर्स हैं वो डिस्कस करेंगे किस तरह से हम क्या कर सकें, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज के अंडर क्या है, हाइयर लेवल मार्केट ओपनिंग को अचीव कर सकें। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम अपनी, सस्टेनेबल प्रोसेसिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू वेल्थ। तो कहीं ये जो न्यूज़ है GS3 में ही कवर होगी, एनवायरनमेंट सेक्शन में। तो कहीं इसमें ये बात हो रही है किस तरह से जो हमारा अपना वेस्ट है उसको हम किस तरह से वेल्थ में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, देखो अभी क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो उन्होंने बताया है कि अभी क्या ये बहुत ज़रूरी बन गया कि हम क्या कर सकें, अपने वेस्ट को क्या सस्टेनेबल वे में मैनेज कर सकें। अब वो क्यों करना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, देखो हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, जो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और ये माना जा रहा है जो 2030 तक क्या है, जो हमारा
अभी जो करंटली जो एनुअली हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है 62 मिलियन टन है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा कितना 150 मिलियन टन। देखो वेस्ट टू वेल्थ का मतलब ये है कि हम क्या कर सकें, वेस्ट को कन्वर्ट कर सकें किसी एक प्राइमरी प्रोडक्ट में जिसको हम एज अ यूज़ कर सकें टू जनरेट वेल्थ। ठीक है, देखो कुछ टेक्नोलॉजीज है जो हम ऑलरेडी डेवलप किए गए हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो हम पढ़ लेते हैं, जैसे प्लाज्मा और गैसिफिकेशन प्रोसेस। देखो इस प्रोसेस में क्या है, हम क्या करते हैं, देखो जो वेस्ट है उसको एक रिएक्टर में डाल देते हैं, उस वेस्ट को रिएक्टर में डालने के क्या उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं नियर अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या करता है उस वेस्ट को सिन गैस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सिन गैस को आपको पता है उसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब सिन गैस को हम कैसा एज अ वेल्थ कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिन गैस को हम एज अ गैस इंजन यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बाकी जो ऐश जो रेजिडुअल जो ऐश क्रिएट होती है उसको हम सीमेंट के साथ मिक्स कर सकते हैं ताकि हम क्या कर सकें, ब्रिक्स बना सकें विच कैन बी फर्दर यूज इन कंस्ट्रक्शन। सेकंड क्या है, बायोगैसिफिकेशन। तो गाइस बायोगैसिफिकेशन में क्या होता है, जो वेस्ट है उसको हम क्या करेंगे, मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करेंगे, बायोगैस में उसको कन्वर्ट करेंगे। अब बायोगैस को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम उसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं फॉर कुकिंग, या हम गैस इंजन में यूज़ कर सकते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो रेजिडुअल स्लरी है, बाकी जो बायोगैस प्लांट से जो रेजिडुअल ऐश है, जो रेजिडुअल स्लरी है, उसको हम एज एन कंपोस्ट मतलब कि एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं विच कैन बी यूटिलाइज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट बायोमास वेस्ट डिस्पोजल। देखो गाइस बायोमास वेस्ट डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, देखो जैसे प्लांट से जो मास आता है, जैसे ड्राई लीव्स हो गया, डेड ब्रांचेज हो गया, ड्राई ग्रास हो गया, तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इन सबको मिक्स कर सकते हो एक बायोगैस डाइजेस्टर में। तो ये जब इसको यूज़ करने के बाद, इसको मिक्स करने के बाद हम किस में यूज़ कर सकते हैं, फॉर ब्रिक्विड। ब्रिक्विड का मतलब क्या होता है, जैसे कोल डस्ट हो गया या फिर चारकोल है, तो उसकी एक फीड की तरह ये एक्ट कर सकता है। अब एज अ वेल्थ आप किससे यूज़ कर सकते हो, इसको हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिन गैस का क्या उसका यूज़ है। ठीक है, जो ऐश प्रोड्यूस होती है फ्रॉम बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, उसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं सीमेंट में मिक्स करके ब्रिक्स को प्रोडक्शन करने में। ठीक है, पायरोलिसिस। देखो पायरोलिसिस में हम क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट होता है हम उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं नियर अबाउट 400 to 600 डिग्री सेल्सियस इन अ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब जो फाइनल जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम पायरोलिसिस ऑयल भी बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो इस पायरोलिसिस ऑयल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर हीटिंग पर्पसेस, और जो भी रेसिड्यू इसमें बनता है जैसे चार, उसको हम क्या कर सकते हैं, बायोगैस स्लरी में मिक्स करके हम क्या कर सकते हैं, ब्रिक्विड की प्रोडक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं हम अपनी क्लाइमेट फाइनेंस शेडो रिपोर्ट 2020 बाय ऑक्सफैम हाईलाइट्स कंसर्न्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। अगेन गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 हमारा एनवायरनमेंट सेक्शन में कवर होगा। तो गाइस अभी ये बताया गया है कि देखो क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या होती है, ताकि आप अपनी कंट्री में क्या कर सको, क्लाइमेट चेंज की जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम एड्रेस कर सके। उसके लिए हम कुछ फाइनेंसिंग है जो हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे अडेप्टेशन फंड हो गया, ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स होते हैं जो हम मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज प्रोवाइड करते हैं। तो पहले हम ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स क्या है वही पढ़ लेते हैं। जो गाइस क्या कुछ ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म है, जो एक अडेप्टेशन फंड है, ये किसके अंडर है, UN फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है। ये 2001 में एस्टेब्लिश किया था ताकि हम क्या कर सकें, डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम क्या कर सकें, फाइनेंस कर सकें फॉर कॉन्क्रीट अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स एंड द प्रोग्राम, ताकि वो क्या कर सके, क्योटो प्रोटोकॉल को अचीव कर सके। तो गाइस आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या करना है, हमें अपने कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना है। तो ये हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस करते हैं, जो पार्टी है उन्हीं कंट्रीज़ को हम क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल को क्या कर रखे, साइन कर रखा है। ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये भी किसके अंडर है, UN फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए कौन सा फंड किसके अंडर है, क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं। ये हम कब डेवलप किया गया था, ये 2009 में एस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। इसके अंदर क्या है, ये हर साल 2020 में इन्होंने देखा गया $100 बिलियन मोबिलाइज किए ताकि डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर सकें, अपनी कंट्री में कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को कट कर सकें और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को एड्रेस कर सकें। थर्ड क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड। देखो ये 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था, जो जब रियो अर्थ समिट हुई थी, ताकि हम क्या कर सके, जो हमारा एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है अर्थ की, उनको क्या कर सके, टैकल कर सके। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया 3 तरह के क्या फंड है। अब क्या फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की, दैट इज अ क्लाइमेट फाइनेंस शेडो रिपोर्ट, जो किसके द्वारा रिलीज की गई है, ऑक्सफैम के द्वारा। देखो इन्होंने रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया है कि 2017-18 में ये बोला गया था कि $59.5 बिलियन हम क्या करेंगे,
एज अ लोन देंगे किनको, डेवलपिंग कंट्री को, ताकि वो क्या कर सके, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को एड्रेस कर सके। लेकिन ये बोला कि हमें फाइनेंस उन्होंने कितना किया, $47 बिलियन, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एज ए ग्रांट एक्चुअली कितना पैसा दिया, ओनली $12.5 बिलियन दिया। तो इन्होंने बोला कि किस तरह से हमने क्या किया, जो लो इनकम कंट्रीज़ जो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से जूझ रही हैं, उनको हमें सस्टेनेबल बनाने की वजह से हमने क्या किया, उल्टा उनको अनसस्टेनेबल डेप्ट बर्डन में लेके आ गए। इन्होंने बोला कि हमने क्या किया, जो ओनली क्वार्टर फंडिंग थी, मतलब कहाँ हमें $60 बिलियन देना था और हमने दिया कितना, ओनली $12.5 बिलियन दिया। तो उन्होंने बोला कि जो हमने फंडिंग ओनली क्वार्टर ऑफ फंडिंग की है, इससे हमारा जो क्लाइमेट क्राइसिस है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। 66% हमें स्पेंड करना है इसमें से, किस में, ताकि हम क्लाइमेट मिटिगेशन की जो एमिशंस हैं उसको कट कर सके। इन्होंने बोला पहली बात, जो हमें अडेप्टेशन फंड के अंदर जो हम फाइनेंस करते हैं उसकी फाइनेंसिंग को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि हम अपना जो पेरिस एग्रीमेंट है जो हमने 2015 में अडॉप्ट किया था उसको हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि हम क्या करते हैं, बहुत ही कम जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है उस फाइनेंस करते हैं, ताकि एक सेकेंड, लेवल पे हमने बहुत ही कम क्लाइमेट फाइनेंसिंग को स्पेंड किया है, जो कि हम लोकल कम्युनिटीज़ के साथ स्पेंड करते हैं, मतलब पार्टनरशिप में मिलकर स्पेंड करते हैं। सजेशन यही बोला कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस करना चाहिए। अगर हम फाइनेंस करेंगे तो उससे क्या होएगा, हम फॉसिल फ्यूल्स पे सब्सिडीज देंगे, ठीक है, और हम कुछ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाएंगे अंडर द UN फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब क्या, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्लाइमेट फाइनेंस किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, आपको लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ट्रांसनेशनल लेवल पे, पब्लिक प्राइवेट अल्टरनेटिव सोर्स किसी भी फंड से कर सकते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, क्लाइमेट चेंज की एक्टिविटीज़ को, इश्यूज़ को मिटिगेट कर सकें, या फिर हम उससे रिलेटेड कुछ मेथड्स एक्शंस को अडॉप्ट कर सकें। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट ने क्या किया है, कुछ पार्ट जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, ताकि हम क्या कर सकें, जो कंट्रीज़ ज़्यादा वल्नरेबल हैं फ्रॉम क्लाइमेट चेंज उनको हम हेल्प कर सकें, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। अभी क्या है, इंडिया ने एज्यूम करी है चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अ गैप ऑफ 35 ईयर्स। अगेन गाइस, ये जो न्यूज़ है GS3 इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। तो एक इन्होंने ये बताया कि 35 साल बाद क्या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो गवर्निंग बॉडी की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया ने ली है, ठीक है। तो गवर्निंग बॉडी है क्या, देखो, ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो क्या करती है, पॉलिसीज़, प्रोग्राम, एजेंडा, बजट और डायरेक्टर जनरल को इलेक्ट करती है। जो ILO है 1919 में एस्टेब्लिश हुआ था, जब ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज हुआ था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और सबसे पहले जब UN बना था 1946 में, तो उसकी फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी बनी थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ट्राइपैरिटेट UN एजेंसी है। ट्राइपैरिटेट का मतलब क्या है, इनमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हैं, उनके जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और साथ में जो वर्कर्स हैं मेंबर स्टेट्स के वो सब इन्वॉल्व हैं, ताकि हम क्या कर सकें, लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकें, पॉलिसीज़, प्रोग्राम, इन सब को एक स्टैंडर्ड्स है उनके सेट कर सकें, ताकि हम डिसेंट वर्क को प्रमोट कर सकें फॉर ऑल वुमेन एंड द मैन। एट प्रेजेंट जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 187 मेंबर है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 मेन बॉडीज़ हैं। एक तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है, जो क्या करती है, लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करती हैं, ब्रॉड पॉलिसीज़ को सेट करती हैं। इसको इंटरनेशनल पार्लियामेंट भी बोला जाता है। इस कॉन्फ्रेंस क्या करती है, डिस्कस करती है क्या हमारे सोशल क्या क्वेश्चंस हैं, या कहीं भी किस तरह से हमको क्या करना है, फ्रेमवर्क सेट करना है, ठीक है। गवर्निंग बॉडी ये क्या करती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसकी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जो फाइनल डिसीजंस लेती है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेबर ऑफिस है, ये क्या परमानेंट सेक्रेटरीट है किसका, ILO का, जिसको सुपरवाइज कौन करता है, गवर्निंग बॉडी सुपरवाइज करती है। अब डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो ILO के द्वारा पब्लिश की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, हम पढ़ते ही रहते हैं, ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन्होंने बताया कि जो ILO की गवर्निंग बॉडी है ये ऑलरेडी 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस को आइडेंटिफाई कर चुकी है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948 में, जो अभी भी इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया। इसके अलावा राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन जो 1949 है, ये भी अभी तक इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया। फोर्स लेबर कन्वेंशन 1930 और इसका 2014 में प्रोटोकॉल भी आया। एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन 1957 में आया था। मिनिमम एज कन्वेंशन 1973 में आया था। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 में आया था। इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन 1951 में आया था। डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन 1958 में आया था, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, अभी क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कमीशंस फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज फॉर साउथ एशिया।
तो गाइज़ ये जो न्यूज़ है ये हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी आ सकता है, बाकी एनवायरनमेंट सेक्शन में तो कवर होगा ही। देखो अगर अभी क्या है, देखो हमने पहले भी पढ़ा फ्लैश फ्लड होता क्या है। देखो फ्लैश फ्लड क्या होता है, लाइक 5-6 घंटे की बारिश में जो एकदम से मतलब कि बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है, उसी को हम फ्लैश फ्लड बोलते हैं। तो हम पढ़ सकते हैं। देखो फ्लैश फ्लड क्या होता है, लोकलाइज इवेंट्स है, मतलब कि कुछ एरिया स्पेसिफिक में ही होते हैं। ये क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में होती है और हाई पीक में होता है, मतलब कि इनकी इंटेंसिटी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, ये आप पढ़ सकते हैं। मतलब कि 6 घंटे की भी कम बारिश में क्या करती है, ये बहुत एक फ्लड जैसी सिचुएशन, पीक फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है। इसकी वजह से काफ़ी हाई डैमेज देखने को मिला है, क्योंकि एक तो इमीडिएट आती है। एज पर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखा गया जो 5000 पीपल एनुअली डाई होते हैं ड्यू टू द फ्लैश फ्लड। ये कहाँ पे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, चाहे हिली एरियाज़ में भी हो सकती है, या जो हिली एरियाज ना वहाँ पे भी हो सकती है, स्लोपिंग लैंड्स में भी हो सकती है जहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल हो सकती है, या फिर क्लाउड बर्स्ट इवेंट हुआ, थंडर स्टॉर्म जहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो वहाँ ये सब हो सकता है। मेजर्स हम क्या क्या ले सकते हैं, तो इसमें यही है, पहली बात जो एरियाज़ क्या है रिवर्स के आसपास पड़ते हैं, मतलब कि एक सेकेंड, नालाज या ड्रेन्स के आसपास पड़ते हैं, तो वहाँ हमने क्या करना है, जो हमारे लैंडस्लाइड्स और जो ब्लॉकेजेस जहाँ पे हो रही हैं उनको हमने मॉनिटर करना है। मतलब कि जो एरियाज़ में मैक्सिमम लैंडस्लाइड्स होती हैं उन एरियाज़ को हमको मॉनिटर करना है, या फिर जो रिवर्स में जो ब्लॉकेजेस होती हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूज़ में क्या है। देखो अभी हमने क्या करा है, हम फ्लैश फ्लाइट गाइडेंस सर्विसेज को साउथ एशिया में क्या कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं। देखो तो एक डेडिकेटेड जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज सेंटर है वो हमारे इंडिया में कहाँ एस्टेब्लिश होएगा, न्यू दिल्ली में, जो क्या करेगा, जो हमारी मेंबर कंट्रीज़ हैं, मतलब कि साउथ एशिया में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके रेनफॉल डाटा को ऑब्जर्व करेगा। मतलब कि हर कंट्री में रेनफॉल का क्या पैटर्न है उसे ऑब्जर्व करेगा, वहाँ पे कैसा वेदर है उसको एनालिसिस करेगा। ये क्या होगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा फ्लैश फ्लड की, मतलब कि किस तरह से अगर कुछ थ्रेट आने वाला है तो उसकी इन्फॉर्मेशन 6 घंटे पहले एडवांस में इशू करेगा, अगर कोई रिस्क आने वाला है तो 24 घंटे पहले इशू करेगा, ताकि हम नेसेसरी एक्टिविटी या नेसेसरी एक्शन ले सकें, ताकि हम कुछ इवेंट होने वाला है, अगर ऐसा फ्लैश फ्लड जैसा इवेंट होने वाला है जिससे हमारी लाइफ या प्रॉपर्टी को डैमेज हो, उसको हम मिटिगेट कर सकें। ये मेनली कहाँ कहाँ होगा, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका, ठीक है। सो गाइस आई होप अगेन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पर चलते हैं। अभी क्या जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखा है। तो गाइस हम काफ़ी बार पढ़ते हैं, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1989 में फाउंड आउट हुआ था। इसका काम क्या है, पॉलिसीज़ को डेवलप करता है ताकि हम मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को कम्बाट कर सकें। इसके अंदर 2 लिस्ट होती हैं, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में उन कंट्रीज़ को हम डालते हैं जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है। ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज़ को डालते हैं जिन कंट्रीज़ को सेफ समझा जाता है कि यहाँ पे हम इजीली टेरर फंडिंग या जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। अगर हम किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखते हैं तो एक उस कंट्री को हम एक तरह का वार्निंग देते हैं कि अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया तो हम आपकी कंट्री को क्या कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसमें ये कि अगर हम किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में रख देते हैं तो उसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से फंडिंग नहीं मिल पाती। जैसे मतलब कि ना IMF आपको पैसा देगा, ना आपको वर्ल्ड बैंक आपको सपोर्ट करेगा, तो फाइनेंशियल आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक ये होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो आपको पता ही है। अभी क्या जो मंडी हिमाचल प्रदेश है उसने टॉप पोजीशन क्या करी है, बैक करी है इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो अगर जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये 2000 में लॉन्च हुई थी ताकि हम क्या कर सकें, जो अनकनेक्टेड एरियाज़ हैं उनको ऑल वेदर असेस एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें, ताकि हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्या किया था, साथ में कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें रिस्पॉन्सिबल है ताकि हम इस स्कीम को क्या कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें। फंडिंग किस तरह से, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि अगर तो ऑल स्टेट्स में 60:40 का फंडिंग है, और अगर कोई नॉर्थ ईस्ट जो हिमालयन स्टेट्स हैं, ठीक है, उनमें जो फंडिंग का पैटर्न है वो 90:10 है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 3 है उसको लास्ट ईयर प्रपोज किया गया ताकि हम क्या कर सकें, रूरल जो रोड्स हैं उनको अपग्रेड कर सकें। स्नो लेपर्ड हैबिटेट कंजर्वेशन, तो कहीं इंडिया में क्या 3 लार्ज लैंडस्केप है जहाँ पे स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, हेमस स्पीति में, नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में, और कंचनजुंगा जो कि अक्रॉस सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। इनिशिएटिव स्नो लेपर्ड की प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या क्या लिए गए हैं, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो 2009 में लॉन्च किया गया था। इंडिया ऑलरेडी मेंबर है किसका, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम का। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इंडिया 2019 में ली गई थी ताकि हम क्या कर सके, स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन को एस्टिमेट लगा सके कि इंडिया में कितनी है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल, तो ये आपको पता होना चाहिए।
आगे है थार डेजर्ट में लोस रिवर। देखो इसमें क्या है, अभी कुछ एविडेंस पाए गए, रिसर्चर्स ने कहा है कि थार डेजर्ट में कभी कुछ रिवर होती थी जो अभी बिल्कुल गुम हो चुकी है। कब गुम हो चुकी है, नियर बीकानेर ये पाई गई कि बीकानेर में के आसपास कोई एक रिवर होती थी जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कब, 172,000 ईयर्स पहले। थार डेजर्ट आपको पता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। ये राजस्थान स्टेट में है, आधा कुछ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है, साथ में पंजाब और सिंध प्रोविंस में भी पड़ता है, ईस्टर्न पाकिस्तान में। ठीक है, इसको मेनली देखो ये कब पाया जाता था, जो ये रिवर थी मेनली जो पैलियोलिथिक पॉपुलेशन, मतलब कि जब हम गैदरर्स हंटर्स वाला स्टेज होता था उस वक्त की ये के लाइफ लाइन मानी जाती थी। जो ये रिवर थी जो एग्जिस्ट करती थी नियर अबाउट 2.5 मिलियन एगो, तो ये एक तरह का कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती थी, एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर प्रोवाइड करती थी फॉर द माइग्रेशन। लास्ट न्यूज़ आज की, वॉर मेमोरियल एट द बुमला इनोग्रेटेड। तो यार अभी क्या है, बुमला पास आपको पता ही है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये एक बॉर्डर पास है किसके बीच में, तिब्बत एंड इंडिया के तवांग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश में। अभी क्या है, ये पास क्या है मेनली तवांग और तिब्बत में एक ट्रेडिंग पॉइंट है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको आज का समझ में आया होगा सब। तो गाइस अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।